नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स डिवाइन विजन। ये चैनल वो दिव्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो किताबों के माध्यम से हमारे जीवन में अद्वितीय रूप से उजागर हो सकता है। हमारे विषय की स्पष्ट समझ पाने के लिए आपको स्वयं विचार और उसकी घटनाओं पर थोड़ा विचार करना चाहिए। किसी प्रकार की मानसिक क्रिया के अलावा कोई नहीं जानता कि विचार वास्तव में क्या है, लेकिन बिजली के अज्ञात तत्व की तरह हम उसकी अभिव्यक्तियां हर जगह देखते हैं। हम इसे एक बच्चे के कार्यों और अभिव्यक्तियों में, एक वृद्ध व्यक्ति में, जानवरों में और हर जीवित चीज में अलग अलग डिग्री में देखते हैं। जितना अधिक हम विचार का चिंतन और अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हमें एहसास होता है कि यह कितनी प्रचंड शक्ति है और इसकी शक्तियां कितनी असीमित हैं। जब आप इसे पढ़ें तो चारों ओर नजर डालें। यदि आप एक सुसज्जित कमरे में हैं, तो आपकी आंखें आपको बताती हैं कि आप कई निर्जीव वस्तुओं को देख रहे हैं। जहां तक दृश्य धारणा का सवाल है, ये सच है, लेकिन आप वास्तव में उन विचारों या विचारों को देख रहे हैं जो किसी इंसान के रचनात्मक कार्य के माध्यम से भौतिक रूप में आए हैं। सबसे पहले यह एक विचार था जिसने फर्नीचर बनाया, खिड़की के शीशे को आकार दिया, पर्दे और आभरणों को आकार दिया। ऑटोमोबाइल, गगनचुंबी इमारत, समताप मंडल में फैले बड़े हवाई जहाज, सिलाई मशीन, छोटी पिन, वे मूल रूप से कहां से आए थे? उस अजीब शक्ति से, विचार। जैसे जैसे हम आगे विश्लेषण करते हैं, हमें एहसास होता है कि ये उपलब्धियां और वास्तव में हमारी सारी संपत्ति, हजारों एक चीजें रचनात्मक सोच के परिणाम स्वरूप आई। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने घोषणा की कि प्रत्येक क्रिया का पूर्वज विचार है। जब आप इसे समझते हैं तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी दुनिया विचार से संचालित होती है और बाहरी हर चीज का प्रतिरूप मूल रूप से मन के भीतर होता है। यह वैसा ही है जैसा बुद्ध ने कई शताब्दियों पहले कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। आपका जीवन ही आपकी सोच है और आपकी सोच प्रक्रियाओं का परिणाम है। आपके मांस, हड्डियों और मांसपेशियों को 70% पानी और कम मूल्य के कुछ रसायनों तक कम किया जा सकता है, लेकिन यह आपका दिमाग है और आप जो सोचते हैं वो आपको वही बनाता है जो आप हैं। सफलता का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के विचारों में छिपा है। लाक्षणिक रूप से विचार पिग्मी से दैत्य बनाता है और अक्सर दैत्यों को पिग्मी में बदल देता है। इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि कैसे विचार ने कमजोर लोगों को मजबूत और मजबूत लोगों को कमजोर बना दिया, और आप लगातार अपने आसपास इसके काम करने के प्रमाण देखते हैं। बिना किसी पूर्व विचार आवेग के आप न खाते हैं, न कपड़े पहनते हैं, न बस के लिए दौड़ते हैं, न अपनी कार चलाते हैं, न टेलीविजन चालू करते हैं, न अखबार पढ़ते हैं, आप अपना हाथ भी नहीं उठाते हैं। हालांकि आप अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को कमोबेश स्वचालित मान सकते हैं, जो शायद कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। जीवन में आपके द्वारा उठाए गए हर एक कदम के पीछे, चाहे उसकी दिशा कुछ भी हो, वह दुर्जय और शक्तिशाली शक्ति है, विचार। आप जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से आप खुद को संभालते हैं, आपकी बातचीत, आपके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब आपके सोचने के तरीके को दर्शाते हैं। एक गंदी गाड़ी गंदी सोच का संकेत है, जबकि एक सतर्क, सीधी गाड़ी आंतरिक ताकत और आत्मविश्वास का बाहरी संकेत है। आप जो बाहर प्रदर्शित करते हैं, वही अब भीतर से हैं। आप अपने विचारों के उत्पाद हैं। आप अपने आप को जो मानते हैं, वही आप हैं। विचार सभी धन, सभी सफलता, सभी भौतिक लाभ, सभी महान खोजों और आविष्कारों और सभी उपलब्धियों का मूल स्रोत है। इसके बिना कोई दवा नहीं होगी, कोई महान संग्रहालय नहीं होगा, कोई महान नाटक या उपन्यास नहीं होंगे, कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं होंगी। वास्तव में सबसे आदिम युग में जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। आपके विचार जो प्रबल होते हैं, आपके चरित्र, आपके करियर, वास्तव में आपके रोजमर्रा के जीवन को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार यह समझना आसान हो जाता है कि इस कथन का क्या अर्थ है कि मनुष्य के विचार उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। और जब आपको यह एहसास होता है कि विचार की उत्पादक शक्ति के बिना कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तब बाइबल में कहा गया है, मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा। और शेक्सपियर के शब्द, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है, अधिक समझदार बने। प्रसिद्ध अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी सर आर्थर एडिंगटन ने कहा कि पूरी तरह से अप्रत्याशित सीमा तक जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो हमारे दिमाग की रचना है।
जबकि सर जेम्स जीन्स, जो उसी क्षेत्र में समान रूप से प्रसिद्ध थे, ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड केवल एक रचना थी जो हमारे सभी दिमागों में अंतर्निहित और समन्वय करने वाले कुछ महान सार्वभौमिक दिमाग के विचार से उत्पन्न हुई थी। हाल ही में विज्ञान ने उप परमाणु कणों के व्यवहार और पूर्वी तत्वमीमांसा के विभिन्न सिद्धांतों के बीच समानताएं उजागर की हैं। महानतम वैज्ञानिक और विचारक न केवल पुराने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि इस पुस्तक के मूल सिद्धांत की पुष्टि भी कर रहे हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही मनुष्यों को उन लोगों द्वारा ढाला गया है जो विचार की महान शक्ति के बारे में कुछ जानते थे। सभी महान धार्मिक नेताओं, राजाओं, योद्धाओं और राजनेताओं ने इस विज्ञान को समझा और जाना कि लोग वैसा ही कार्य करते हैं जैसा वे सोचते हैं और दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया भी करते हैं, खासकर जब यह उनके विचार से अधिक मजबूत और अधिक ठोस हो। तदनुसार शक्तिशाली गतिशील विचार वाले लोगों ने हमेशा लोगों के मन को आकर्षित करके उन्हें प्रभावित किया है, चाहे कभी उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाना हो या गुलामी की ओर। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब हमारे पास अपने विचारों का अध्ययन करने, उन्हें समझने और करने के लिए अधिक कारण थे। सीखें कि हम में से प्रत्येक के भीतर शक्ति के महान स्रोत का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। निस्संदेह हम वही बन जाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक समय था जब मैं उन लोगों पर हंसता था जो विचार की चुंबकीय शक्ति के बारे में बात करते थे। विचार कैसे अपनी वस्तु से संबंधित होता है, ये कैसे लंबी दूरी पर भी लोगों और निर्जीव चीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मैं अब हंसता नहीं हूँ, नहीं अन्य लोग जो इसकी शक्ति के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि जिनके पास थोड़ी भी बुद्धि है उन्हें देर सबेर यह एहसास हो जाता है कि विचार पूरे विश्व की सतह को बदल सकता है। प्रसिद्ध आयरिश संपादक और कवि जॉर्ज रसेल को एक बार यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और उन्होंने निश्चित रूप से एक महान लेखक, व्याख्याता, चित्रकार और कवि बनकर इसे अपने जीवन में प्रदर्शित किया। हालांकि यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिन विचारों के बारे में हम सोचते हैं उनमें से कई विचार हमारे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कम से कम हमारे द्वारा उत्पन्न तो नहीं होते। हम दूसरों के विचारों से ढलते हैं। जो हम बातचीत में सुनते हैं, जो हम अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में पढ़ते हैं, जो हम फिल्मों, टीवी और रेडियो पर सुनते हैं, यहाँ तक कि दर्शकों की आकस्मिक टिप्पणियों से भी। और ये विचार हम पर लगातार बरसते रहते हैं। उनमें से कुछ जो हमारे अपने अंतरतम विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और हमारे जीवन में महान दृष्टिकोण का मार्ग खोलते हैं, सहायक होते हैं। लेकिन अक्सर ये विचार परेशान करने वाले होते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें हमारे उच्च उद्देश्यों से दूर कर देते हैं। ये बाहरी विचार ही समस्या पैदा करने वाले हैं और बाद में मैं बताऊंगा कि आप इनसे कैसे मुक्त रह सकते हैं। कुछ लोग कारण और प्रभाव के नियम पर अधिक विचार करते हैं क्योंकि यह मन के संचालन पर लागू होता है। वे इस तरह की सूक्तियों का अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, जैसे सब कुछ भीतर है, कुछ भी बिना नहीं है, या मन शक्ति का स्रोत है। इसकी एक शानदार व्याख्या 10 दिसंबर 1932 को कमर्शियल एंड फाइनेंशियल क्रॉनिकल में प्रकाशित एल डोरेडो नामक लेख में दिखाई दी। एल डोरेडो सोने और जवाहरात के मामले में सभी मिसालों से परे समृद्ध देश हर आदमी के दरवाजे पर स्थित है। आपका उपहार आपके पैरों के नीचे छिपा है। आपकी किस्मत आपके लिए तैयार है। सब भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं है। हालांकि अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि लोग मूर्खतापूर्ण भाग्य या लोभ या बल या अत्यधिक पहुंच के कारण समृद्धि के समुद्र पर हमला करते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रचुर मात्रा में जीवन का हकदार है। ये सबसे स्पष्ट तथ्य है। धर्म और दर्शन इस पर जोर देते हैं। इतिहास और विज्ञान इसे साबित करते हैं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यही व्यवस्था है। आप क्या इच्छा करते हैं? कीमत चुकाओ और ले जाओ। आपूर्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप जितनी अधिक कीमती चीज तलाशेंगे उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें अपनी आत्मा के सोने का आदान प्रदान करना होगा। सर्वशक्तिमान का सोना कहाँ मिलेगा? जब कोई व्यक्ति स्वयं को पाता है तो वह आत्मा का सोना सुरक्षित कर लेता है। जब वह स्वयं को पाता है तो उसे स्वतंत्रता और सभी धन, उपलब्धि और समृद्धि मिलती है। जो लोग खुद को जानते हैं वे तुरंत जानते हैं कि सभी भौतिक चीजों और विचारों का एक आध्यात्मिक समकक्ष या आधार होता है। वे इसे पैसे में, क्रेडिट में देखते हैं।
आपूर्ति और मांग का नियम एक जागृत व्यक्ति के लिए केवल एक आर्थिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक कानून की भौतिक अभिव्यक्ति है। अमेरिका लंबे समय से एल डोराडोस में सबसे महान रहा है, वो मंच जहां पर सबसे अधिक संख्या में स्वयं स्थापित लोगों ने अपने और समग्र रूप से मानव जाति के संवर्धन के लिए अपने विचारों और विचारों के चमत्कारों का काम किया। मैके, ओ, ब्रान, हर्स्ट और 1849 के निष्पक्ष बहादुर युवा अमेरिकियों ने कैलिफोर्निया में समृद्ध होने से पहले अपने आप में सोना पाया। उन्हें करना पड़ा। अगर वहां सोना है, उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें अपना हिस्सा मिलेगा। थॉमस एडिसन ने मरने से कुछ साल पहले कहा था, विचार अंतरिक्ष से आते हैं। ये बात आश्चर्यजनक और विश्वास करना असंभव लग सकता है, लेकिन ये सच है। विचार अंतरिक्ष से आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर एल डोरेडो की तलाश करनी चाहिए। शक्ति प्रचुर है, स्रोत अक्षय है। जैसा कि चर्च के विहित पिताओं ने व्यक्त किया, जो प्राप्त किया जाता है वह प्राप्तकर्ता के माप के अनुसार होता है। कमी शक्ति की नहीं, इच्छा शक्ति की है। जब कोई स्वयं को पाता है तो इच्छा स्वतः ही एल डोरेडो की ओर स्थापित हो जाती है। पूर्ण और शक्तिशाली कल्पना से किसी भी चीज को ठोस रूप में लाया जा सकता है। महान चिकित्सक पैरासेल्सिस ने कहा, मानव आत्मा इतनी महान चीज है कि कोई भी व्यक्ति इसे व्यक्त नहीं कर सकता। यदि हम मनुष्य के मन को सही ढंग से समझ सके तो पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। विश्वास के माध्यम से कल्पना को सशक्त और पूर्ण किया जाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि प्रत्येक संदेह उसकी पूर्णता को धूमिल कर देता है। विश्वास को कल्पना को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि विश्वास इच्छा शक्ति को स्थापित करता है। आस्था वैयक्तिक है, बमौश चाहे आप इसे किसी भी तरह से लें, व्यक्तिगत है। विश्वास स्वयं की खोज में आता है। यह आत्मा खोज शाश्वत के साथ अपनी पहचान का स्पष्ट एहसास स्थापित करती है। मजबूत आत्मविश्वासी लोगों ने अमेरिका के इस एल डोरेडो का निर्माण किया। मनुष्य, अपने आप को जानो, तुम्हारा अपना व्यक्तिगत स्वरूप शाश्वत रूप से सर्वोच्च आदेश है। आत्मज्ञानी हमेशा एल डोरेडो में रहते हैं। वे यौवन के झरने का रस पीते हैं और हर समय उस चीज के स्वामी होते हैं जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। पैरासेल्सिस के अभी उद्धृत किए गए शब्द दोबारा पढ़ने लायक हैं, क्योंकि एक बार जब आप उनका अर्थ समझ लेते हैं और सिद्धांत को लागू करने का तरीका जान लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने उपक्रमों में सफल होने के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। हालांकि मुझे यह अवश्य बताना चाहिए कि केवल कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलेगी। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कड़ी मेहनत से अधिक कुछ आवश्यक है, अर्थात रचनात्मक सोच और अपने विचारों को क्रियान्वित करने की अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास। इतिहास में सफल लोग अपनी सोच से सफल हुए हैं। उनके हाथ उनके मस्तिष्क के लिए मात्र सहायक थे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आपकी इच्छा सर्वव्यापी हो, आपके विचार और लक्ष्य समन्वित हो और आपकी ऊर्जा केंद्रित हो और बिना किसी रुकावट के लागू हो सकता है कि आप धन या प्रसिद्धि या पद या ज्ञान चाहते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार होता है कि सफलता का क्या अर्थ है। लेकिन आप इसे जो भी माने, आपका उद्देश्य हो सकता है, बशर्ते आप इसे अपने जीवन की ज्वलंत इच्छा बनाने के इच्छुक हों। एक बड़ा आदेश, आप कहते हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास की गतिशील शक्ति का उपयोग करके आप अपनी सभी आंतरिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकते हैं और वे बदले में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको उस व्यक्ति से प्रेमलाप करने का उत्तेजक और भावनात्मक अनुभव याद होगा जिसे आप अपने जीवन साथी के रूप में चाहते थे। निश्चित रूप से यह घबराहट पैदा करने वाला काम नहीं था, इसके बिल्कुल विपरीत, आप स्वीकार करेंगे, लेकिन आप इसका उपयोग क्या कर रहे थे? यदि यह वही विज्ञान नहीं है, भले ही अनजाने में। जब से आपको यह विचार आया तब से लेकर आपकी शादी तक एक साथी को पाने की इच्छा आपके मन में सबसे ऊपर थी। विचार, विश्वास दिन के हर मिनट आपके साथ थे और शायद आपके सपनों में भी। अब जब आपके पास उन भूमिकाओं की स्पष्ट तस्वीर है जो विचार और इच्छा आपके दैनिक जीवन में निभाते हैं, तो पहली बात यह निर्धारित करना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इस सामान्य विचार से शुरुआत करना कि आप बस सफल होना चाहते हैं, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, बहुत अस्पष्ट है। आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से एक पैटर्न बना होना चाहिए। खुद से पूछें, आपकी मंजिल किधर है? आपका सटीक लक्ष्य क्या है?
क्या आपने वही कल्पना की है जो आप वास्तव में चाहते हैं? यदि सफलता को धन के संदर्भ में मापा जाना है, तो क्या आप राशि को आंकड़ों में तय कर सकते हैं? यदि उपलब्धि के संदर्भ में, क्या आप इसे निश्चित रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं? आपको ये प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, क्योंकि इनके उत्तरों में ऐसे कारक हैं जो अब से आपके पूरे जीवन को निर्धारित करेंगे। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन 100 में से एक भी व्यक्ति इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अधिकांश लोगों में सफल होने की सामान्य इच्छा होती है, लेकिन उससे परे सब कुछ अनिश्चित है। वे बस दिन ब दिन चलते रहते हैं, ये सोचते हुए कि अगर उनके पास आज नौकरी है तो कल उनके पास होगी और किसी तरह उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल की जाएगी। वे पानी पर लक्ष्यहीन रूप से तैरते कॉक की तरह हैं, जो विभिन्न धाराओं द्वारा इधर उधर खींचे जाते हैं, या तो किनारे पर बह जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और अंततः डूब जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ठीक जानें कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं और एक निश्चित लक्ष्य ध्यान में रखें। निस्संदेह ये समग्र तस्वीर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी चाहते हैं या बेहतर नया घर चाहते हैं, देश में कोई जगह चाहते हैं या सिर्फ जूते की एक नई जोड़ी चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने से पहले आपके पास एक निश्चित विचार होना चाहिए। याद रखें, आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर है। आपको काम पर जाने के लिए एक नई कार की आवश्यकता हो सकती है और आप अपने परिवार को खुशी देने के लिए एक नई कार की इच्छा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए जिसे आप जरूरत के तौर पर खरीदेंगे, जिसे आप अपने परिवार के लिए यथाशीघ्र प्राप्त करने की योजना बनाएंगे। इस कार के लिए आप ब्रोशर पढ़ेंगे और कई डीलरों के पास जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मॉडल है जो आपके पास पहले कभी नहीं था, कुछ ऐसा जो आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा और आपको अपने भीतर निर्णय लेने की नई शक्तियों और बाहर नए संसाधनों की तलाश करने के लिए मजबूर करेगा। कुछ नया, कुछ अलग, जो आपके जीवन को बदल देगा। उसकी इच्छा आपको अतिरिक्त प्रयास करने पर मजबूर कर देती है, और अकेले विश्वास करने की शक्ति उन आंतरिक शक्तियों को गति प्रदान करती है जिनके द्वारा आप अपने जीवन में, जिसे मैं प्लस वैल्यू कहता हूं, उसे जोड़ते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी कुछ हासिल करने की आशा करते हैं या अभी जो है उससे अधिक पाने की आशा करते हैं, तो इच्छा से शुरुआत करें। ये हम सभी में प्रमुख प्रेरक शक्ति है और सर्वग्रासी इच्छा के बिना कुछ भी हासिल या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि आप देखेंगे, इसमें महज इच्छा के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं जानता हूं कि तत्वमीमांसा आदि दावा करते हैं कि विचार ही चीजें हैं। वे सामान्य अर्थ में हो सकते हैं, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से हम पर उनके प्रभाव का सवाल है, वे हमारे लिए तब तक वास्तविक नहीं बनते जब तक हम उन्हें अपनी सोच से या अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जीवन नहीं देते। पहली बार पढ़ने पर यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ उदाहरण पेश करूं तो शायद ये स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपको बारिश में बाहर जाते समय रबर पहनने की सलाह दी जाती है। हम सभी ने ये टिप्पणी सुनी है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ठंड से मर जाएंगे। उस विचार का मुझ पर कभी जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैंने रबर नहीं पहना है। मैंने सैकड़ों बार अपने जूते और पैरों को पूरी तरह से गीला किया है, अक्सर घंटों तक, फिर भी मुझे याद नहीं आता कि इसके परिणामस्वरूप मुझे कभी ठंड लगी हो। कुछ लोगों को ड्राफ्ट से अत्यधिक डर लगता है, लेकिन मैंने अक्सर सोचा है कि अगर ड्राफ्ट में रहने के कारण उन्हें सर्दी लग जाती है, तो ये ड्राफ्ट के कारण नहीं, बल्कि उनके भयभीत विचारों के कारण होता है। मैं रोजाना लंबे समय तक ड्राफ्ट में बैठता हूँ और रात में मैं एक कोने वाले कमरे में सोता हूँ जिसमें 2 तरफ खिड़कियां होती हैं। मैं उन्हें हर तरह के मौसम में उठाता हूँ ताकि हवा अक्सर मेरे ऊपर से गुजरे। फिर भी इसके परिणामस्वरूप मुझे कभी सर्दी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हालांकि मैं रबर पहनने के आदी किसी भी व्यक्ति को इसके बिना रहने की सलाह नहीं देता। नहीं, मैं ड्राफ्ट से डरने वाले किसी भी व्यक्ति को उनमें बने रहने का सुझाव देता हूं, क्योंकि आजीवन आदतें और उनके परिणामों के साथ विश्वास रातों रात बदलने वाले नहीं हैं। सदियों से उत्कृष्ट विचारकों ने दावा किया है कि मनुष्य अकेले अपने दिमाग के माध्यम से घटनाओं को आकार दे सकता है और पदार्थ को नियंत्रित कर सकता है, और जितना अधिक आप इस विज्ञान का अध्ययन करेंगे, उतना ही अधिक आपको अपने दिमाग की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। शर्लक होम्स के निर्माता और कई वर्षों तक ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के सदस्य सर आर्थर कॉनन डॉयल ने घोषणा की कि अकेले विचार में विश्वास, जो पहाड़ों को हिला सकता है, के समान एक रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति है।
उन्होंने कहा कि हालांकि परिणाम स्वयं निर्णायक थे, उन्हें नहीं पता था कि वह कौन सी शक्ति थी जो मनुष्य के दिमाग से आई थी और जो किसी ठोस वस्तु के अणुओं को अलग कर सकती थी जिसकी ओर उसे निर्देशित किया गया था। मैं जानता हूं कि भौतिकवादी इस तरह के बयान का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बस याद रखें कि कैसे रेडियो तरंगें लकड़ी, ईंट, स्टील और अन्य तथाकथित ठोस वस्तुओं से होकर गुजरती हैं। यदि विचार तरंगें या जो कुछ भी वे हैं उन्हें और भी उच्च दोलनों में समायोजित किया जा सकता है, तो वे ठोस वस्तुओं के अणुओं को प्रभावित क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कई पेशेवर जुआरी हैं जो तर्क देते हैं कि ताश खेलना, पासा, रूलेट आदि जैसे सहयोग के खेलों में तथाकथित भाग्यशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मानसिक प्रभाव का बहुत महत्व होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आगे बढ़ने में सक्षम था। पुराने जमाने के सिगार स्टोव पंचबोर्ड और कुछ पंचों के साथ सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त करें। एक बार मैंने उनसे इसके बारे में पूछा और उन्होंने कहा, मैं कभी भी पंचबोर्ड के पास नहीं जाता जब तक कि मैं इसके लिए मूड में न हो, और इसका मतलब है कि मुझे इस मनस्थिति में रहना चाहिए कि मैं जीतने जा रहा हूं। मैंने देखा है कि अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी संदेह है तो मैं नहीं जीतता। लेकिन मैं उस समय को याद नहीं कर सकता जब मुझे जीतने वाले नंबर नहीं मिले थे, जब मैंने खेलना शुरू करने से पहले जीतने का विचार मेरे दिमाग में दृढ़ता से तय कर लिया था। ड्यूक विश्वविद्यालय में डॉक्टर जेबी राइन और उनके सहयोगियों ने प्रदर्शित किया कि साइकोकाइनेसिस भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने की मन की शक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए दिया गया नाम निष्क्रिय सिद्धांत से कहीं अधिक है। व्यक्तिगत प्रभाव और चालबाजी की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए पासे, हाँ, बकवास खेलों में इस्तेमाल होने वाले नियमित पुराने पासे एक यांत्रिक उपकरण द्वारा फेंके गए थे। इस प्रकार के प्रयोग 1934 में शुरू किए गए थे और ऐसे कई परीक्षण हुए जिनमें लाखों पासे फेंके गए। परिणाम ऐसे थे कि डॉक्टर राइन ने घोषणा की, इससे बेहतर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि विषयों ने बिना किसी मान्यता प्राप्त भौतिक संपर्क के पासे के गिरने को प्रभावित किया। कुछ संख्याओं की उपस्थिति पर मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करके यांत्रिक फेंकने वाले और पासे के साथ सभी भौतिक संपर्क से बचने के लिए दूरी पर खड़े होकर प्रयोगकर्ता अक्सर पासे के उतरने के तरीके को नियंत्रित करने में सक्षम थे। कई प्रयोगों में बार बार उत्तराधिकार में संख्याओं के कुछ संयोजनों के पुनः प्रकट होने के खिलाफ अंकों ने लाखों की कुछ पारंपरिक गणितीय बाधाओं को खारिज कर दिया। डॉक्टर राइन के काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 7 देखें। कुछ मिनट तक इस पर ध्यान करें और महसूस करें कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। उन प्रयोगों से आपको कुछ अंदाजा मिलता है कि विचार अपनी तरह का निर्माण करता है, विचार अपनी वस्तु के साथ संबंध रखता है, विचार उसे आकर्षित करता है जिस पर वह निर्देशित होता है, और इसी तरह के कथन जो तत्वमीमांसाकर्ता वर्षों से दावा करते रहे हैं। वो अयूब ही था जिसने कहा, जिस बात से मैं बहुत डरता था वो मुझ पर आ पड़ी है। हमारे डरावने विचार परेशानियों को हमारी ओर आकर्षित करने में उतने ही रचनात्मक और चुंबकीय हैं जितने कि स्वागत योग्य परिणामों को आकर्षित करने में रचनात्मक और सकारात्मक विचार हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचारों का चरित्र क्या है, वे अपनी तरह का निर्माण करते हैं। जब यह आपकी चेतना में उतरता है तो आपको विस्मयकारी शक्ति का कुछ आभास होता है जिसका उपयोग आपको करना है। जबकि विचार मनुष्य को अभी तक ज्ञात किसी भी सीमा से परे निर्माण और नियंत्रण करते हैं, मैं इस सिद्धांत पर कायम हूं कि वे केवल अपनी पिच, तीव्रता, भावनात्मक गुणवत्ता, भावना की गहराई या कंपन स्तर के अनुसार ही सृजन करते हैं। दूसरे शब्दों में, विचारों में उनकी निरंतरता, तीव्रता और शक्ति के सटीक अनुपात में एक रचनात्मक या नियंत्रण शक्ति होती है जो एक प्रसारण स्टेशन की तरंग लंबाई और वॉट क्षमता के बराबर होती है। हालांकि कई स्पष्टीकरण पेश किए गए हैं, लेकिन ये काफी हद तक निश्चित है कि विचार विद्युत ऊर्जा का एक रूप नहीं है, बल्कि कुछ और है जिसे परिभाषित किया जाना बाकी है। टेलीपैथी प्रयोगों की एक श्रृंखला में विषयों को फैराडे पिंजरे में रखा गया, जिसने विद्युत ऊर्जा के किसी भी संभावित संचरण को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया। फिर भी विषयों के अंक अभी भी सहयोग से काफी ऊपर थे। जो कुछ भी डेटा को एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक ले जा रहा था वह स्पष्ट रूप से विद्युत नहीं था। फिर भी मैंने उच्च आवृत्ति बिजली के साथ बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जिस क्षेत्र में महान विद्युत प्रतिभा निकोला टेस्ला ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और इसलिए जब भी मैं विचार और उसके विकिरणों या कंपनों के बारे में सोचता हूं, तो मैं सहज रूप से उन्हें बिजली और इसकी घटनाओं से जोड़ देता हूं। इस तरह वे मुझे और अधिक समझ में आने लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस सादृश्य को धारण करने में अकेला होने से बहुत दूर हूं।
आजकल व्यवहारिक रूप से हर अस्पताल ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ से सुसज्जित है, एक उपकरण जो रोगी की मस्तिष्क तरंगों का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है। ये तरंगें वास्तव में मस्तिष्क के दो गोलार्धों के विद्युत दोलन हैं। डॉक्टर उनका उपयोग न केवल मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य का निदान करने के लिए करते हैं, बल्कि रोगी के सामान्य मानसिक स्वास्थ्य, उसके सपनों और भावनात्मक स्थिति और यहाँ तक कि शरीर में कहीं और बीमारी के अस्तित्व के सुराग के रूप में भी करते हैं। 1944 में येल विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेरोल्ड एस बूर और उनके सहकर्मी 12 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी जीवित चीजें अपनी स्वयं की बनाई हुई विद्युत आभा से घिरी हुई हैं और जीवन विद्युत रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का संपूर्ण पैटर्न। वर्षों से रहस्यवादियों, तांत्रिकों और तत्वमीमांसाकारों ने दावा किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी आभा होती है और ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें इन आभाओं को वास्तव में देखे गए रूप में दर्ज किया गया है। फिर 1960 के दशक के अंत में सोवियत शोधकर्ताओं ने किर्लियन फोटोग्राफी की खोज की घोषणा की, फोटोग्राफिक फिल्म पर आभा को कैप्चर करने की एक तकनीक। एक पत्ते की किर्लियन तस्वीरों से पता चला कि यह चमकदार चमक की एक आकाशगंगा थी, जो हालांकि पत्ती के मुरझाने के साथ धीरे धीरे धुंधली हो गई। विषयों के हाथों की किर्लियन तस्वीरों में उंगलियों से निकलने वाली चमकदार किरणें दिखाई दी, जो तत्वमीमांसा के सदियों पुराने विश्वास की पुष्टि करती प्रतीत हुई कि किसी के हाथ उपचार ऊर्जा का स्रोत है। आलोचकों ने आपत्ति जताई कि किर्लियन प्रक्रिया हल्के विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत कोरोनल डिस्चार्ज से अधिक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी जिसमें तस्वीरें ली गई थी। फिर भी एक ही समय में यह स्पष्ट था कि किर्लियन आभा की ताकत विषय की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। कई मनोवैज्ञानिकों, विशेष रूप से न्यूयॉर्क के डॉक्टर ली आर स्टेना ने इस सहसंबंध को इतना विश्वसनीय पाया कि उन्होंने किर्लियन फोटोग्राफी को अपने रोगियों की प्रगति के एक वस्तुनिष्ठ माप के रूप में इस्तेमाल किया। हम इस स्पष्ट विरोधाभास को सुलझा सकते हैं यदि हम बिजली, कोरोनल डिस्चार्ज और किर्लियन प्रभाव को उस अभी तक पहचानी जाने वाली विचार ऊर्जा के उपोत्पाद के रूप में देखते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार की लहरें भूकंप के अनुवाद के रूप में दिखाई देती हैं, जो हो सकता है सैकड़ों मील दूर समुद्र तल पर घटित हुआ। हमीस ट्रिमेगिस्ट और उत्साही हर्मेटिक दार्शनिकों ने कंपन का सिद्धांत सिखाया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में रहने वाले महान ज्यामितिज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस का मानना था कि जो कुछ भी मौजूद है वो एक कंपन है। यह आज के हमारे वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का सार है कि सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों, एक नकारात्मक चार्ज के साथ न्यूट्रॉन, स्वयं के आरोप जो लगातार एक दूसरे के साथ कार्य और प्रतिक्रिया करते हैं। बेहतर शब्द के अभाव में मैं कंपन या इसके घटक अणुओं के कंपन तेज हो जाते हैं तो किसी भौतिक वस्तु का रूप अक्सर बदल जाता है, जैसे कि जब बर्फ का टुकड़ा गर्म कढ़ाई में पिघलता है और शीघ्र ही भाप में बदल जाता है। लेकिन पदार्थ में और तथाकथित तत्वों में, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, आवश्यक अंतर मुख्य रूप से उनके इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भिन्न संख्या से उत्पन्न होते हैं। प्रोटॉन को जोड़कर और घटाकर परमाणु वैज्ञानिक वास्तव में एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे के परमाणुओं में बदल सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन कीमियागरों के दावे की पुष्टि करते हैं कि लोहे और सीसा जैसे कम तत्वों को चांदी और सोने में बदला जा सकता है। कीमियागर भी उन्हीं शक्तियों से सभी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम थे। जब आपको पता चलता है कि आपके तंत्रिका तंत्र तक केवल कंपन के माध्यम से पहुंचा जाता है, दूसरे शब्दों में कि हमारी 5 ज्ञात इंद्रियां बाहरी चीजों द्वारा छोड़े गए कंपन के माध्यम से दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध को रिकॉर्ड करती हैं, तो आपको बेहतर समझ मिलती है कंपन की प्रकृति के बारे में। उदाहरण के लिए, हमें तेज आवाज सुनाई देती है। ये हवा के माध्यम से ध्वनि कंपन के माध्यम से ही हम तक आता है। हम एक हरा पत्ता देखते हैं, लेकिन यह आंखों द्वारा एकत्रित और मस्तिष्क तक संचारित होने वाली प्रकाश तरंगों का एक पैटर्न मात्र है। हालांकि ऐसे कई कंपन हैं जो हमारी इंद्रियों की तुलना में बहुत अधिक आवृत्ति पर होते हैं और जिनके बारे में हमें कभी भी कोई सचेत ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक सीटी इतनी ऊंची बजाई जाती है कि केवल एक कुत्ता ही उसे सुन सकता है। हम सभी ने हाथ रखने की शक्ति के बारे में सुना है और हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारी कनपटी पर हाथ फेरने से सिरदर्द की तीव्रता कैसे कम हो सकती है। क्या ये हमारी अंगुलियों के सिरे से प्रवाहित होने वाली किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण हो सकता है?
बाइबल ऐसे अनेक उदाहरणों के बारे में बताती है जहां यीशु के हाथ के स्पर्श से उपचार पूरा हुआ। क्या इसकी व्याख्या बिजली के इस अल्पज्ञात क्षेत्र कंपन के विज्ञान में निहित है? और क्या यह विद्युत वातावरण जिसके बारे में डॉक्टर बोर का दावा है कि यह हमारा स्वयं का बनाया हुआ है और जो सभी जीवित चीजों को घेरता है, हमें हमारी उंगलियों से या हमारे दिमाग से कुछ आवेगों को शाब्दिक रूप से बाहर निकालने में सक्षम बनाता है? कंपन शक्तियां जो दूसरों पर कार्य कर सकती हैं, तथाकथित भौतिक वस्तुएं। सर्दियों के दिनों में और अधिक ऊंचाई पर आप गलीचे के पार चलने और फिर किसी धातु की वस्तु को छूने से निकलने वाली बिजली की चिंगारी को अक्सर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। बेशक ये घर्षण से उत्पन्न स्थैतिक बिजली का एक रूप है, लेकिन यह एक विचार देता है कि शरीर के माध्यम से एक प्रकार की बिजली कैसे विकसित की जा सकती है। ये जांचकर्ताओं के प्रयोगों के वर्णनात्मक चित्रों में से एक ये दर्शाता है कि जब विषयों ने अपनी तर्जनी को गैल्वेनोमीटर से जुड़े खारे पानी के कप में डुबोया तो सकारात्मक बाएं हाथ और नकारात्मक दाहिने हाथ के बीच बिजली का प्रवाह हुआ, जिसकी माप 1.5 मिलीवोल्ट थी। एक अन्य तस्वीर में दो मध्य उंगलियां एक की नोक पर हल्का सा कट आंशिक रूप से कप में डूबी हुई थी, लेकिन इस बार हाथों की ध्रुवता बदल गई। बायां हाथ सकारात्मक से नकारात्मक में बदल गया और दायां सकारात्मक हो गया। कट 12 मिलीवोल्ट तक बढ़ गया। जैसे ही मैंने उन चित्रों को देखा, मुझे कई वर्ष पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर हिप्पोलिटे बाराटुक द्वारा सिद्ध किया गया एक उपकरण याद आ गया। इसे बायोमीटर के रूप में जाना जाता है। इसमें एक घंटी के आकार का ग्लास होता है जिसमें एक तांबे की सुई को महीन रेशम के धागे से बांधा जाता है। सुई के नीचे लेकिन कांच के अंदर कार्डबोर्ड का एक गोलाकार टुकड़ा था जिसे डिग्री में चिन्हित किया गया था। इनमें से दो उपकरणों को एक साथ रखा गया था और ऑपरेटर ने दोनों हाथों की उंगलियों को कांच के आधे इंच के भीतर रखा। उसका दिमाग नाजुक रूप से संतुलित सुई पर केंद्रित था। अपने मानसिक दृष्टिकोण या अपनी सोच की ध्रुवीयता को बदलकर ऑपरेटर सुई की दिशा में, कभी एक दिशा में और अब दूसरी दिशा में, सुई अपनी बदलती विचारधाराओं का अनुसरण करते हुए संबंधित परिवर्तन कर सकता है। यहाँ समान सिद्धांतों को समाहित करने वाला एक सरल प्रयोग है। मध्यम वजन के कागज का एक टुकड़ा लें, लगभग 3 इंच चौकोर, और इसे कोने से कोने तक तिरछे मोड़ें। फिर इसे खोलें और एक और विकर्ण तह बनाएं ताकि प्रतिच्छेदी विकर्ण बनाने वाली 2 तह या सिलवटें हों। कागज को फिर से खोलें, जो अब एक निचले आंशिक रूप से चपटे पिरामिड का स्वरूप प्रस्तुत करेगा। अब एक लंबी सुई लें और उसे एक कॉक में इस प्रकार डालें कि वह बिंदु कॉक के शीर्ष से 1 इंच या उससे अधिक ऊपर तक फैल जाए। कॉक को उसकी सुई सहित ऊपर की ओर करके एक उल्टे पानी के गिलास पर रखें ताकि सुई की नोक पर घूमने वाले कागज की स्वतंत्र गति हो सके। फिर कागज का टुकड़ा लें और उस स्थान को रखें जहां सिलवटें सुई के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पिरामिड की चारों भुजाएं नीचे की ओर झुकी हुई हों। कॉक, सुई और कागज सहित कांच को ड्राफ्ट से मुक्त कमरे में एक मेज या डेस्क पर रखें। ताप रजिस्टरों या खिड़कियों से दूर रहें। इस प्रकार संभावित ताप तरंगों या वायु धाराओं से बचें। फिर अपने हाथों को कागज के टुकड़े के चारों ओर अर्धकपित स्थिति में रखें। उंगलियों को आधा इंच या इतनी दूर रखें ताकि कागज स्वतंत्र रूप से घूम सके। अब इसे सुई की नोक पर घूमने का आदेश दें। सबसे पहले ये डगमगाएगा, शायद पहले धीरे धीरे और एक दिशा या दूसरे में घूमेगा। लेकिन यदि आपके हाथ स्थिर रहते हैं और आप गति की एक निश्चित दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कागज तब तक घूमता रहेगा जब तक कि वो सुई की नोक पर तेजी से न घूम जाए। यदि आप मानसिक रूप से दिशा में बदलाव का आदेश देते हैं तो एक तरफा आंदोलन बंद हो जाएगा और कागज विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देगा। बेशक यह जरूरी है कि आप कागज की दिशा में सांस न लें और न ही छोड़ें। कागज के घूमने के कारणों के बारे में कई स्पष्टीकरण पेश किए गए हैं। हाथों से निकलने वाली गर्मी की लहरें, किसी प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया और इसी तरह। यदि पेपर केवल एक ही दिशा में घूमता तो इनमें से कोई एक स्पष्टीकरण संभव हो सकता था। लेकिन जब कोई व्यक्ति थोड़े से अभ्यास और आत्मविश्वास और एकाग्र सोच के साथ अपनी सोच की ध्रुवता को उलटकर पेपर को पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में घुमा सकता है, तो ये स्पष्ट है कि सिद्धांत वही है जो नियंत्रित करता है बायोमीटर के साथ प्रयोग। इसी तरह का एक अन्य प्रयोग डायलेट का उपयोग करता है। कार्डबोर्ड की एक छोटी डिस्क जिस पर घड़ी के चेहरे की प्रतिकृति होती है, जिसमें 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं।
इसे रोसिग्रुसिन डायलेट के नाम से जाना जाता है और इसे अमोक रोसिग्रुसियन ब्रदरहुड द्वारा जारी किया जाता है। एक तेज सुई को इसके केंद्र के माध्यम से धकेला जाता है और सुई के शीर्ष पर एक तीर के आकार में पतले कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा संतुलित किया जाता है। डिस्क को पानी से भरे गिलास के ऊपर रखा जाता है जिसमें सुई का निचला हिस्सा डूबा होता है। ऑपरेटर अपने हाथों को कांच, डिस्क और तीर के शीर्ष के चारों ओर रखता है। फिर तीर को घूमने, उसकी स्थिति बदलने या किसी वांछित स्थिति या संख्या पर रुकने का आदेश देता है। हालांकि हर किसी को इन प्रयोगों में तुरंत संतोषजनक परिणाम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मन की शक्ति, विचार एकाग्रता और प्रक्षेप्य प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। यदि विशेष रूप से हमारे हाथों या उंगलियों से किसी प्रकार की बिजली निकलती है और यदि तरंगें या तो गतिशील या चुंबकीय कंपन हमारी सोच द्वारा स्थापित की जाती है, तो हमारे पास टेबल टिपिंग, स्वचालित लेखन, प्लेनचिट के प्रदर्शन की व्याख्या होती है या ओइजा बोर्ड और कई अन्य मध्यम और गुप्त ऑपरेशन। 1937 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के अनुसंधान इंजीनियर डॉक्टर फिलिप्स थॉमस ने अमेरिकन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट के यूटा सत्र में कहा था, हमें निश्चित लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं वह किसी प्रकार के विकिरण द्वारा पूरा किया जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसे विकिरण बिजली हैं। निकट भविष्य में हम विद्युत आवेगों के माध्यम से व्यक्तित्व और विचार के इन विकिरणों को पकड़ने और व्याख्या करने में सक्षम हो सकते हैं। चूंकि मेरे कुछ पाठकों को विचार के विकिरण की स्पष्ट समझ नहीं है, इसलिए मैं एक सरल व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। तालाब में फेंका गया एक कंकड़ तुरंत तरंगों या छोटी तरंगों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है जो पानी की सतह पर वृत्त की तरह फैलती हैं और अंततः तटरेखा तक पहुंचती हैं, जहां वे रुकती हुई दिखाई देती हैं। कंकड़ जितना बड़ा होगा, लहरें उतनी ही ऊंची होंगी। अलग अलग आकार और वजन के दो पत्थर अलग अलग स्थानों पर एक साथ फेंके जाने पर, लेकिन पास पास होने पर, प्रत्येक एक दूसरे पर एकत्रित होकर तरंगों की एक श्रृंखला स्थापित करेगा। जहां दो सेट मिलते हैं, वहां एक दूसरे से आगे निकलने या आगे निकलने के लिए संघर्ष होता दिखाई देता है। जहां तक हमारी भौतिक दृष्टि का सवाल है, यदि तरंगें एक ही आकार की हों, तो दोनों अपने मिलन बिंदु पर रुकती या विलीन होती प्रतीत होती हैं। लेकिन अगर एक दूसरे से बड़ा है, तो यह छोटे तरंगों पर हावी हो जाता है और छोटे तरंगों के मद्देनजर लहरें पैदा करता है। इसके बारे में अपने मानसिक आवेगों के संबंध में सोचें। उदाहरण के लिए, कैसे एक प्रकृति के विचार दूसरों को रोकते हैं या उन पर हावी हो जाते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि विचार जितना अधिक शक्तिशाली या केंद्रित होता है, उसकी गति उतनी ही तेज होती है, उसका कंपन उतना ही अधिक होता है, वह कमजोर कंपनों को उतना ही अधिक दूर कर देता है और उतनी ही तेजी से वह अपना रचनात्मक कार्य करता है। हम ज्ञान के विभिन्न चरणों, चेतना के स्तर, विचार एकाग्रता, हमारे विश्वास की ताकत के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। ये सभी हमारे द्वारा भेजी जाने वाली शक्ति की तीव्रता या डिग्री से संबंधित है। रचनात्मक शक्ति तभी आती है जब कोई विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जब कल्पना आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की कल्पना कर सकती है और आपके मन में उस वस्तु की तस्वीर देख सकती है जिसे आप चाहते हैं, एक घर, एक कार, एक टेलीविजन, जैसे कि आप पहले से ही उन पर कब्जा कर लिया। तथाकथित रहस्यवादी शिक्षाओं, विभिन्न मानसिक विज्ञानों और नियमित चच शिक्षाओं का अध्ययन करने के बाद मुझे यकीन है कि वे सभी अलग अलग डिग्री में काम करते हैं, लेकिन केवल उस हद तक जिस तक उनके अनुयायी विश्वास करते हैं। प्रार्थना के साथ भी ऐसा ही है, चाहे वह चर्च सेवा का हिस्सा हो या व्यक्ति की विशुद्ध रूप से सहज और व्यक्तिगत प्रार्थना हो। हालांकि मुझे यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि बहुत से लोग बिना किसी विश्वास के अपनी प्रार्थनाएं करने की दिखावा करते हैं कि उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप उनका उत्तर नहीं दिया जाता है। मुझे बार बार प्रार्थना में विश्वास रखने वाली उस बूढ़ी महिला की कहानी याद आती है जिसने खरीदारी करने की योजना बनाई थी। एक दिन पहले उसने प्रार्थना की कि उसकी खरीदारी के दिन सूरज चमके। प्रार्थना पूरी होने पर उसने खिड़की से बाहर देखा, कुछ काले बादल देखे और तुरंत कहा, लेकिन मुझे पता है कि बारिश होने वाली है। 1944 के उत्तरार्ध में सैटरडे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में थॉमस सुगरू के एक लेख में घोषणा की गई कि दिमाग इलाज आंदोलन इतनी तेजी से बढ़ गया है कि अब इसका हर जगह सामना किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जिनमें पीड़ितों को अभूतपूर्व परिणाम मिले थे। एक महिला जो 62 साल की उम्र में आंशिक रूप से अपंग थी, गठिया के कारण उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, उसने योगी श्वास प्रणाली अपनाई और अपनी शारीरिक बीमारियों से पूरी तरह से ठीक हो गई।
श्री सुगरु ने घोषणा की कि उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी। एक अन्य महिला ने तत्वमीमांसा की एक गुप्त प्रणाली के तहत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और अनुमान लगाया गया कि उसकी उम्र उसकी वास्तविक उम्र से 15 वर्ष कम थी। सुगरु ने एक सेवानिवृत्त मिशनरी के बारे में भी बताया, जिसने पिछले 12 वर्षों से मानसिक घटनाओं पर प्रयोग किया था और सबसे चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त किए थे। हम केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और ये है कि सभी प्रणालियां पंथ और पंथ व्यक्ति की दृढ़ मान्यताओं के परिणामस्वरूप काम करते हैं, और यह हमें विश्वास के जादू में लाता है। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रॉइड ने इस परिकल्पना को सामने रखा कि हमारे भीतर एक शक्तिशाली शक्ति, मन का एक अप्रकाशित हिस्सा, चेतन मन से अलग, लगातार हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देने में काम कर रहा है। ये तथाकथित भौतिक पदार्थ का अंग नहीं है, जैसा कि हम मस्तिष्क को जानते हैं, और विज्ञान ने मानव शरीर में इसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया है। फिर भी यह वहां है, और दर्द समय की शुरुआत से मनुष्य जानता है कि यह मौजूद है। प्राचीन लोग अक्सर इसे आत्मा कहते थे। पैरासिल्जिस ने इसे इच्छा शक्ति कहा है, दूसरों ने इसे मन, मस्तिष्क का सहायक भाग कहा है। कुछ लोगों ने इसे अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया है, जो भीतर शांत छोटी आवाज का निर्माता है। दूसरों ने हमारे मानसिक अस्तित्व के इस विभाजन को आत्मा कहा है, और कुछ आध्यात्मिक शिक्षकों का दावा है कि यह सौर जाल में स्थित है। अन्य लोग इसे अति अहंकार, आंतरिक शक्ति, अति चेतना, अचेतन, अवचेतन और विभिन्न अन्य नामों से बुलाते हैं। फिर भी अन्य लोगों ने दावा किया है कि यह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। इसलिए यूनिवर्सल माइंड का नाम वो जो हर जीवित चीज, सभी मनुष्यों के साथ साथ पौधे और पशु जीवन को भी शामिल करता है, चाहे हम इसे कुछ भी कहें। मैं अवचेतन शब्द को पसंद करता हूँ। इसे जीवन के सार और इसकी शक्ति की सीमा के रूप में पहचाना जाता है। अज्ञात है, ये कभी नहीं सोता। ये बड़ी मुसीबत के समय में हमारे समर्थन में आता है। ये हमें आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देता है। यह अक्सर हमें वो करने में सहायता करता है जो असंभव लगता है। ये कई तरीकों से हमारा मार्गदर्शन करता है और उचित ढंग से नियोजित होने पर तथाकथित चमत्कार करता है। वस्तुगत रूप से यह वैसा ही करता है जैसा इसे बताया जाता है, अर्थात जब इसे चेतन मन द्वारा आदेश दिया जाता है या अनुरोध किया जाता है। व्यक्तिपरक रूप से यह मुख्य रूप से अपनी पहल पर कार्य करता है, हालांकि कई बार इसकी गतिविधि बाहरी प्रभावों का परिणाम प्रतीत होती है। सर आर्थर एडिंगटन को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है, मेरा मानना है कि मन में परमाणुओं के समूहों को प्रभावित करने और यहाँ तक कि परमाणु व्यवहार की बाधाओं से छेड़छाड़ करने की शक्ति है, और यहाँ तक कि दुनिया का पाठ्यक्रम भी भौतिक कानूनों द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है, लेकिन बदला जा सकता है मनुष्य की अकारण इच्छा से। जब यह विचार पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो ये लुभावना हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या कंपन सिद्धांत के प्रकाश में यह अधिक समझ में आता है। विषय का प्रत्येक छात्र जानता है कि अवचेतन मन के सीधे संपर्क में आने से क्या हासिल किया जा सकता है। हजारों लोगों ने इसका उपयोग इस दुनिया में धन, शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ साथ शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और अनगिनत मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए किया है, और इसकी शक्ति आपके उपयोग के लिए मौजूद है। आपको केवल एक ही कदम उठाना है कि इसकी शक्ति पर विश्वास करें और इस पुस्तक में बताई गई तकनीक का उपयोग करें, या फिर अपनी खुद की एक प्रणाली तैयार करें जो इसे आपके लिए काम में लाएगी। डाना स्लीथ का सिंडिकेटेड कॉलम एक पहाड़ी व्यक्ति के अवलोकन को कवर करता था, जो 1920 के दशक में अखबार के पाठकों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वह अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े सहायकों में से एक मानते हैं, न केवल उन्हें विचारों से सुसज्जित करने में बल्कि खोए हुए उपकरणों और अन्य लेखों को खोजने में मदद करने में भी। उस समय श्री स्लीथ एक स्तंभकार और किसान के रूप में शहरों और कस्बों से दूर पहाड़ियों में रह रहे थे। उन्होंने इस विषय का व्यापक अध्ययन किया था, और हम अक्सर अपने विचारों को कवर करते हुए पत्रों में इस पर चर्चा करते थे। यह एक अद्भुत चीज है, अवचेतन मन, श्री स्लीथ ने कहा, और मेरे जीवन के लिए मैं यह नहीं देख सकता कि अधिक लोग इसके और इसके उपयोग के बारे में क्यों नहीं सीखते हैं। मुझे नहीं पता कि इसने कितनी हजार बार मेरी समस्याओं में मेरी मदद की है। फीचर कहानियों के विचार अक्सर मेरे मन में तब आते थे जब मैं स्टंप ग्रिपिंग जैसे निम्न कार्य में लगा हुआ था। और जहां तक खोए हुए उपकरणों का पता लगाने का सवाल है, ये बहुत ही कठिन काम है।
आप जानते हैं कि कुछ भी कभी नहीं खोता है, ये बस गलत जगह पर रखा गया है। यह वही पाया जाएगा जहां आपने इसे छोड़ा था या गिराया था। मुझे उसी स्थान पर दर्जनों गलत उपकरण मिले हैं जहां मेरे अवचेतन मन ने मुझे देखने के लिए कहा था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए यह एक पॉकेट चाकू था। मेरा चाकू अच्छे आकार का है जिसे मैंने गलत जगह पर रख दिया था या गिरा दिया था। मैं कहूँगा, पॉकेट नाइफ, तुम कहाँ हो? तब मैं एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता या मैं अंतरिक्ष की ओर देखता रहता। उत्तर अब हमेशा तुरंत आ सकता था, लेकिन जब यह आता तो यह एक झटके में आता और मुझे सीधे उस स्थान पर ले जाया जाता जहां पर पड़ा था चाकू। ऐसा लगता था कि यह हमेशा बिना किसी असफलता के काम करता है, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों, रेक और अन्य उपकरणों जैसी चीजों के लिए भी, जिन्हें मैं लगातार कहीं न कहीं छोड़ रहा था। आप जानते हैं कि हम अखबार वाले बहुत व्यवस्थित नहीं हैं। मुझे नाम याद रखने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं उस पुरुष या महिला की कल्पना कर सकता हूँ जिसका नाम मैं अस्थायी रूप से भूल गया था और उसकी विशेषताओं की रूपरेखा, आंखों का रंग, बाल, पहनावे आदि के ढंग से, अवचेतन मन बिना किसी कठिनाई के मेरा नाम बता देगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कहाँ से सीखा, लेकिन किसी चीज, एक निश्चित कहानी या निश्चित तथ्य को याद करने की कोशिश में जो मुझसे बचने के लिए उस समय सामने आया था, मैं आराम करता था, अपना सिर उठाता था और अपना दाहिना हाथ कुछ इंच ऊपर रखता था मेरा माथा। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ या अंतरिक्ष में देख सकता हूँ, लेकिन इस छोटी सी युक्ति से हमेशा परिणाम मिलते दिखे। कभी न भूलें, आविष्कार, महान संगीत रचनाएं, कविता, कथा, साहित्य और मूल उपलब्धि के लिए अन्य सभी विचार अवचेतन से आते हैं। इसे विचार या सामग्री दें और प्रदर्शन की गहरी इच्छा के साथ इसे जारी रखें और आपको परिणाम मिलेंगे। एक पुरानी कहावत है कि एक बार जब हम बुनाई शुरू कर देते हैं तो देवता हमें तैयार कर देंगे, और यह कितना सच है। जब आप इस शक्ति की सहायता से काम करना शुरू करते हैं तो ईंटें अपने आप अपनी जगह पर गिर जाती है, जैसे कि किसी जादुई हाथ ने उन्हें छू लिया हो। परिणाम निश्चित रूप से सबसे आश्चर्यजनक तरीके से आएंगे। सिद्धि के लिए विचार यहाँ आएंगे और वे वहाँ आएंगे। संयोग के रूप में जो प्रतीत हो सकता है वह बिल्कुल भी संयोग नहीं है, बल्कि बस उस पैटर्न पर काम करना है जिसे आपने अपनी बुनाई से शुरू किया था। मुझे यकीन है कि हजारों सफल व्यक्ति महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अवचेतन मन के बारे में कुछ भी जाने बिना और बिना ये जाने कि यह वह शक्ति है जो उपलब्धियों के लिए बनी है, अद्भुत परिणाम हासिल करते हैं। यहाँ लोगों और रोजमर्रा के प्रभावों से दूर पहाड़ियों में रहते हुए मैंने अक्सर महसूस किया है कि जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे दूसरों की तुलना में अवचेतन का उपयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मेरा मानना है कि वह दिन आएगा जब विज्ञान ये साबित कर देगा कि अवचेतन की महान शक्ति हमारे जीवन को आकार देने और नियंत्रित करने वाली सबसे दुर्जेय शक्तियों में से एक है। एक क्षणिक विचार जन्मलाहट लगभग जन्म के साथ ही मर जाती है, हालांकि बाद में यह संचयी शक्ति को प्रकट कर सकती है। लेकिन वह शक्ति जो अवचेतन की महान प्रणाली को क्रियान्वित करती है वह एक निरंतर विचार है, या जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, एक निश्चित मानसिक चित्र। अवचेतन शक्तियों को कार्य में लाने के लिए चेतन विचार के स्पंदनों की गति को बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। हालांकि कभी कभी केवल एक उच्चारण, एक क्षणिक नजर और एक या दो शब्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यात्रा कर सकते हैं। अवचेतन तत्काल कार्रवाई में तो ये भयावह खतरे बड़े संकट के क्षणों और बड़े तनाव की अवधि के साथ है जो अचानक एक व्यक्ति को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता से सामना करता है। अवचेतन उन लोगों की सहायता के लिए आता है जिन्हें लगभग तुरंत त्वरित निर्णय लेने की आदत होती है, और ये तब क्रियान्वित होता है जब आप अपने चेतन मन को उसके अनेक परस्पर विरोधी विचारों से मुक्त कर लेते हैं। मौन में जाना इसे व्यक्त करने का एक और तरीका है। डॉन हुआन ने कार्लोस कास्टानेडा को बताया कि मन की निरंतर बकबक किसी भी उच्च मार्गदर्शन के संपर्क में आने में एक बड़ी बाधा थी। शायद अवचेतन को व्यवहारिक खेल में लाने का सबसे प्रभावी तरीका मानसिक चित्र बनाना है। किसी चीज या स्थिति की वैसी छवि बनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें जैसी आप चाहते हैं कि वह भौतिक रूप में मौजूद हो। इसे आमतौर पर विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। हालांकि अधिकांश निरंतर अभिव्यक्तियां गहरे विश्वास के परिणामस्वरूप आती हैं। इस विश्वास के माध्यम से अपनी अजीब शक्ति के साथ चमत्कार होते हैं और अनोखी घटनाएं घटती हैं जिनके लिए कोई ज्ञात स्पष्टीकरण नहीं दिखता है। मैं अब निर्विवाद विश्वास की बात कर रहा हूँ।
एक दृढ़ और सकारात्मक विश्वास जो आपके अस्तित्व के हर तंतु से गुजरता है जब आप अपने दिल और आत्मा से विश्वास करते हैं। इसे भावनाओं का एक चरण कहें, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक प्रकार का विद्युत कंपन, जो भी आप चाहें, लेकिन यही वो शक्ति है जो उत्कृष्ट परिणाम लाती है, आकर्षण के नियम को क्रियान्वित करती है और निरंतर विचार को अपनी वस्तु के साथ सहसंबंधित करने की अनुमति देती है। विश्वास मन की गति या विचार आवृत्ति को बदल देता है। एक विशाल चुंबक की तरह यह अवचेतन शक्तियों को काम में खींचता है, आपकी पूरी आभा को बदल देता है और आपके बारे में हर चीज को प्रभावित करता है, जिसमें लंबी दूरी पर मौजूद लोग और वस्तुएं भी शामिल हैं। यह अक्सर आपके जीवन के व्यक्तिगत क्षेत्र में ऐसे परिणाम लाता है जो कभी कभी चौंकाने वाले होते हैं, ऐसे परिणाम जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाइबल में विश्वास के अनगिनत संदर्भ मिलते हैं। कई धार्मिक, भाईचारा और राजनीतिक संगठनों में सदस्यता के लिए यह पहली शर्त है। हर जगह नेता ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके पास उस तरह के विश्वास हों जिनके लिए वे लड़ेंगे, क्योंकि मजबूत विश्वासों के स्पंदनों से भरे लोग कभी कभी चमत्कार कर देते हैं। जो बातें अन्य लोग अक्सर कहते हैं वे अविश्वसनीय होती हैं। उस तरह के विश्वास में जादुई स्पर्श होता है। दरअसल ये सफेद और काले जादू दोनों में मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पुस्तक संक्षेप के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बुक्स डिवाइन विजन पर हमारे साथ समय बिताया। यदि आपको ये पुस्तक संक्षेप पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। अगर आपके पास किसी खास पुस्तक के संक्षेप का अनुरोध है तो कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं, हम उसे आपके लिए तैयार करेंगे। और मिलते हैं बुक्स डिवाइन विजन पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस। जय हिंद।